बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक और गजब का आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। आज ऐसी एक पोइम लेकर के आए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्लास 9 और 10 दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9 वाले 10 में पढ़ेंगे और 10 वाले तो बोर्ड एग्जाम देंगे ही देंगे। हम आपको इस पोइम में क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे और सबसे पहले हम इस पोइम को समझते हैं। तो इस पोइम में बताया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों के जीवन में कोई भी महत्व नहीं रखती हैं या हम उन्हें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, फिर भी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से जो है लाभ पहुंचाती हैं। आइए देखते हैं। ऐसी एक छोटी सी बात इसमें बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि कभी जब जंगल से होकर के गुजर रहा था और उस जंगल में एक हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री का मतलब है एक जहरीला पेड़, जिसे हम शायद किसी किसी बुक्स में धतूरे का पेड़ भी बताया गया है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि एक हेमलॉक ट्री जो है एक जहरीला पेड़ है। और कभी उस जहरीले के पेड़ के नीचे से होकर के गुजर रहा था। उसी वक्त एक कौआ उस पेड़ की डाली के ऊपर बैठा था और बर्फ जो है उसमें उस पेड़ के ऊपर गिर रही थी। तो जैसे ही कभी गुजरा उसके ऊपर से, कौए ने उस डाल को हिला दिया और बर्फ कभी के ऊपर गिर गई। तो जब बर्फ गिरी तो उस समय जब गुजर रहा था तो कभी तब वो दुखी था, लेकिन जब उस समय कभी के ऊपर बर्फ गिरी तो कभी की मनोदशा जो है वो बदल गई और उस समय कभी को प्रसन्नता हुई। लेकिन हालांकि वो शेष भाग में दुखी रहा, लेकिन जब बर्फ गिरी तो कभी जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है इस पोइम में कि छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से हमारी मनोदशा को चेंज कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं। और मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए इसमें उच्चारण भी लिख दिया है, जिसे हाई स्कूल के बच्चे जो है देख लें, क्योंकि ये 4 लाइन की पोइम जो है बोर्ड एग्जाम में आती है। और ये सबसे बेस्ट पोइम है आप लोगों को 4 लाइन याद करने के लिए, क्योंकि 4 लाइनें सबसे छोटी पोइम है, 2 स्टेंजा की पोइम है और ये 4 लाइनें आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिनका मैंने प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है उन्हें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनका उच्चारण भी लिख दिया है कि बच्चे आसानी से याद कर सके। क्योंकि मैंने ऐसी समस्याएं अपनी भी लाइफ में झेली हैं, तो उन्हीं ऐसी ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। तो पोइम को समझने की कोशिश करते हैं ये बेहतरीन ढंग से। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक बोर्ड एग्जाम में स्टेंजा आता है और उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होते हैं। हर प्रश्न 2-2 नंबर का होता है और बेहद सरल प्रश्न होते हैं। अगर जरा सी पोइम मैंने समझ ली तो आज जो है 6 नंबर स्टेंजा के और 4 नंबर जो है पोइम के, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं कि बे क्रो, बे मीन्स रास्ते में, क्रो मीन्स कौए ने। रास्ते में कौए ने, सोक मीन्स सोक डाउन मीन्स हिला दी, ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर। डस्ट मीन्स कण, डस्ट मीन्स होता है धूल, लेकिन बर्फ में धूल नहीं होगी इसलिए यहाँ पर लगाया जाएगा कण। डस्ट मीन्स कण ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कणों को हिला दिया। फ्रॉम मीन्स से, हेमलॉक ट्री का मतलब जहरीले पेड़ से। तो कभी जब रास्ते से होकर के गुजर रहा था उसी समय कौए ने कभी के ऊपर जहरीले पेड़ से बर्फ के कणों को हिला दिया। दोबारा समझते हैं। बेकरो, रास्ते में एक कौए ने, सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला दी। डस्ट मीन्स कण ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कणों को मेरे ऊपर हिला दिया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे के पेड़ से, या एक जहरीला पेड़ मान लीजिए, जहरीले पेड़ से जो है कौए ने बर्फ के कणों को मेरे ऊपर से हिला दिया। हैज गिवन मीन्स दी, माई हार्ट मीन्स मेरे हृदय को, इसने मेरे हृदय को दी। चेंज मीन्स परिवर्तित, मूड मीन्स मनोदशा। जब बर्फ कभी के ऊपर गिरी तो कभी की मनोदशा कैसी हो गई, उस समय परिवर्तित हो गई। मूड जो है उसको उस समय उसका चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने कुछ हिस्सा बचा लिया। ऑफ ए डे मीन्स दिन का हिस्सा कुछ उसने बचा लिया। किसके लिए? उस समय जब वो गुजर रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ उसे खुशी प्रदान हुई। आई हैड ड्रीव्ड, हालांकि वो शेष भाग में दुखी रहा। तो इस तरीके से इस पोएम को देख लेते हैं। अब इसमें से देखते हैं कि एक छोटा सा प्रश्न आता है कि सबसे पहले पूछता है कि द नेम ऑफ द पोइट। तो इसमें पूछेगा द नेम ऑफ द पोइट, द नेम ऑफ द पोइट पूछेगा, और एक पूछेगा द नेम ऑफ द पोइम।
द नेम ऑफ द पोएम। कभी कभी पोएम की जगह पर जो है टाइटल पूछ लेगा, टाइटल और यहां पर पूछ लेगा कंपोज्ड, COMPOSE, कंपोजर लिख देते हैं। कंपोजर का मतलब रचनाकार पूछ लेगा। तो ऐसे पूछ लेगा कि हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पोइम, इसका रचनाकार कौन है। या ऐसे पूछ लेगा नेम ऑफ द पोइट, इसका इस पोइम का जो है कवि कौन है। तो हम कवि यहाँ पर लिख देंगे, इसके आगे इसी तरफ मिटा देते हैं और यहाँ पर इज लिख करके द नेम ऑफ द पोइट और इज लिख करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि पूछेगा कि हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। तो इस तरीके से लिख देते हैं। या हम इस तरीके से इस प्रश्न को ना लिख करके अगर ऐसे पूछा जाए हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम, तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर हु है, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम, जहां पर हु है वहां पर हम इस कवि का नाम लिख देंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देंगे और इस तरीके से हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। तो एक प्रश्न हमारा हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पूछता है कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि नेम ऑफ द पोइम या नेम ऑफ द टाइटल, टाइटल ऑफ दिस पोइम, सॉरी, इस तरीके से पूछेगा नेम ऑफ द पोइम या टाइटल ऑफ दिस पोइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका पोइम का नाम लिख देंगे, इज लगा करके नाम लिख देंगे। ठीक है, इज लगाया और यहाँ पर लिख दिया डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब हमारे हो गए 2 क्वेश्चन, इसमें से निकल आए कि इसका कवि कौन है और इस पोइम का टाइटल क्या है। ठीक है, 2 मैंने क्वेश्चन यहाँ पर समझ लिए। एक क्वेश्चन आता है राइमिंग वर्ड्स का, जो बेहद आसान होता है। अजीब बात, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो लगेगा डर की राइमिंग वर्ड्स क्या है, लेकिन राइमिंग वर्ड्स इतना सरल क्वेश्चन है। देखिए RHYMING, राइमिंग वर्ड्स। एक ही बार में आज आपको समझ में आ जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है लय वाले शब्द, लय वाले शब्द, जिन्हें हम लयात्मक शब्द भी कहते हैं। तो हम एक कोई छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोई एक दोहा ले लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बाद में क्या आया है सून। ठीक है, पानी गएन उब रहे मोती मानुष चून। तो इस तरीके से यहाँ पर सून आया है और यहाँ पर चून आया है। तो लास्ट में मैंने ये समझ लिया कि लास्ट में जो है राइमिंग वर्ड्स मिलेगा तो मुझे लाइन के लास्ट में मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होते हैं कि क्रो, CROW, ऐसा देखते हैं कहीं पर OW है तो OW यहाँ पर है और OW यहाँ पर है। ठीक है, तो क्रो और स्नो, क्रो और स्नो ये हो जाएंगे। और इसमें देखते हैं कि देखिए एक लाइन छोड़कर बन रहा है इसमें, मी ट्री, ये नहीं बन रहा है और ये बन रहा है हार्ट और पार्ट। ठीक है, हार्ट और पार्ट बन रहा है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि राइमिंग वर्ड्स इसमें लिखिए। तो राइमिंग वर्ड्स आप लिखेंगे क्रो, क्रो और राइम्स विद, RHYMES, राइम्स विद। और राइम्स विद क्रो का किसके साथ है, स्नो के साथ है। क्रो राइम्स विद स्नो हो जाएगा, क्रो राइम्स विद स्नो हो जाएगा। अब अगर थोड़ा कठिन लगे तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, क्रो विद स्नो, ऐसे भी लिख दीजिए, तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 2 नंबर का पूछेगा। दूसरी तरीके से दूसरा देखते हैं, हार्ट और पार्ट। तो हो जाएगा हार्ट, हार्ट, अब चाहे से लिखिए चाहे से लिखिए, किसी तरीके से भी लिख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए। राइम्स, राइम्स विद और इसका क्या है पार्ट, हार्ट राइम्स विद पार्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से मैंने इन क्वेश्चनों को समझा। अभी और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं, ये तब तक साफ कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम लोगों के पास एक बुक है, ये है बुक, और जो है क्लास 10 की बुक है, ठीक है। इसमें डस्ट ऑफ स्नो पोइम है, डस्ट ऑफ स्नो पोइम है, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं मैं वो आपको करवा देता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग। चलिए मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो फायदा क्या, आप एक बार चाहे 4 बार वीडियो देखें फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फायदा क्या है। और आपकी बोर्ड एग्जाम के तहत जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो रही है ये आप जानिए। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, क्वेश्चन है वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग। देखिए पहले स्टेंजा में, ये पहले स्टेंजा का क्वेश्चन है, दूसरे का नहीं है, पहले वाले स्टेंजा के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस वाले स्टेंजा के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो कभी पूछ रहा है वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा है, तो कितनी आसान से इसमें मैंने समझाया था कि पोइट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, क्योंकि धतूरे के पेड़ के ही तो नीचे खड़ा है। तो द, इसमें आंसर लिखेंगे द पोइट इज स्टैंडिंग, कभी खड़ा है, और कहाँ खड़ा है, अंडर, पोइट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, दावा करता हूँ, वैसे कोई भी नहीं समझाएगा, इतनी आसान लैंग्वेज में और इस तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था। तो ऐसे अगर हु जहां पर भी आ जाए, मैंने बताया कि जहां पर भी हु मिल जाए और जो वर्ड वो मांग रहा है बस वहीं पर वही वर्ड लिख देते हैं और उसका आंसर हो जाता है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था। आप इसमें से पहले ही समझ चुके हैं, क्रो बैठा था, कौआ बैठा था यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ जिस जगह पर हु है उसी जगह पर मैं क्रो कर देता हूँ और कुछ नहीं करना है। क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग। अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, वाज द पोइट स्टैंडिंग, कभी जो है अंडर विच ट्री मतलब किस पेड़ के नीचे, वाज द पोइट स्टैंडिंग कभी किस पेड़ के नीचे खड़ा था। तो उसी का आंसर हो जाएगा, कभी किस पेड़ के नीचे खड़ा है, कभी जो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है। जिसे मैंने कहा था हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मैंने मतलब ये भी बताया था कि जहरीला पेड़, ठीक है, जो अमेरिका में पाया जाता है, जहरीला पेड़, ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन पोइट थे और ये जहरीला पेड़ जो है अमेरिका में पाया जाता है, साथ ही नुकीली पत्तियां होती है। तो अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, कभी किस पेड़ के नीचे खड़ा है, तो मैंने लिख ही दिया था, इसी में लिख दिया था, इसका आंसर यही हो जाएगा द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, कभी जो है एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। एक इसमें क्वेश्चन और है, वेयर डज द पार्टिकल ऑफ स्नो फेल। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं, आप लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना। जो ये क्वेश्चन बचा है वो भी समझा देते हैं। इसमें लिखा है वेयर डज द पार्टिकल ऑफ स्नो
पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल। ये कभी पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वेयर डज मीन्स कहाँ, पार्टिकल्स मीन्स कण, इसका मतलब होता है कण, आप स्नो मीन्स बर्फ के, फेल मीन्स गिरे, बर्फ के कण कहाँ गिरे। तो इसमें से ही मैं ले लूंगा, प्रश्न से ही ले लेता हूँ, इसमें देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो द आंसर में लिखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ स्नो और पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पुल। ठीक है, किसके ऊपर गिरे, कवि के ऊपर गिरे थे। बर्फ के कण किसके ऊपर गिरे थे, कवि के ऊपर गिरे थे। हमारी वीडियो में हो सकता है आपको अननेसेसरी कभी कभी नॉइज सुनने को मिले, क्योंकि मैं खुली जगह में बनाता हूँ। इन बातों पर ना ध्यान दें, आप इस पर ध्यान दें कि कंटेंट किस प्रकार का आपको दिया जा रहा है, किस प्रकार का आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है। तो मैं तो ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आप लोगों से कि इन 4 लाइनों को आप याद कर लें, जो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए लिखने के लिए आएंगी, क्योंकि मैं अक्सर कापियाँ चेक करने जाता हूँ, उसे पता चलता है। तो 4 लाइनें आप याद कर लें, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएंगी। और आप इस तरीके से क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। एक स्टेंजे के क्वेश्चन इसके बचे हैं, इसके मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे अगर आपको अच्छा लगा हो और ये लगे कि आपको कुछ ना कुछ नया दिया जा रहा है, कुछ बेस्ट दिया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें।